यहाँ गरीबों का कोई वेलकम नहीं होता है, वो बस यहाँ महंगे कपड़े देखने के लिए टाइम पास करने आते हैं, उस सेल्स गर्ल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और विजय को घृणा भरे भावों के साथ देखने लगी। विजय का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसे उस सेल्स गर्ल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक उस शॉप का दरवाजा खुला और दो इंसान अंदर आते हुए दिखाई दिए। एक लड़का और दूसरी लड़की थी। दोनों की लगभग 17 और 18 की एज होगी। लड़की ने साफ सुथरी एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके घने गहरे लंबे बाल खुले हुए थे, जिनसे वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लड़का टॉल और हैंडसम दिख रहा था। उसकी बाहों में उस लड़की की बाहें थीं और दोनों कदम से कदम मिलाते हुए अंदर आ रहे थे। उनको देख विजय का चेहरा सख्त हो गया। लड़का तनवीर था और लड़की लावण्या थी। वहीं लावण्या जो उसका पहला प्यार और गर्लफ्रेंड थी। विजय मुस्कुराया और उसके चेहरे पर थोड़े उदासी के भाव आ गए थे। तनवीर वही शख्स था जिसकी वजह से विजय को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसी की वजह से स्कूल में झगड़ा करने पर बाहर भी लोग उसे बदमाश, लुक्खा और पता नहीं कैसे कैसे ताने मारते थे। इसी शख्स ने उसके पहले प्यार को छीन लिया, जो उससे कभी प्यार करती थी। विजय को यही सबसे ज्यादा याद था, लेकिन फिर भी उन लोगों का उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी विजय उनसे नफरत नहीं करता था। वो हमेशा अपनी गरीबी को ही दोषी ठहराता रहा। यह समाज ऐसा ही था, जिसके पास पैसे होते उसकी इज्जत होती और जो गरीब होता उसकी बेइज्जती। उसने अपनी आंखें फिराई और तनवीर के बगल में सुंदर लड़की को देखा। अचानक वो किसी स्टैचू की तरह जम गया और उसकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गईं। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो गई। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक समय में दोनों रिलेशनशिप थे, लेकिन अब वे सिर्फ अजनबी थे। हेलो, अगर तुम कुछ खरीद नहीं सकते तो रास्ते से तो हट जाओ और गेस्ट को आने दो। उस सेल्स गर्ल ने विजय को घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। मैंने कहा कि तुम एक फटीचर हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, जो अभी भी यहां खड़े हो? पता नहीं तुम जैसे लोग डीएलएफ मॉल आते ही क्यों हैं? सेल्स गर्ल विजय को लगातार डांटती रही और उसका लहजा और भी कड़वा होता गया। उस सेल्स गर्ल की आवाज सुनकर लावण्या और तनवीर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अभी तक विजय को देखा नहीं था। आखिर डीएलएफ मॉल में घुसने वाला गरीब फटीचर कहाँ है? हम भी तो जरा देखें। तनवीर ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा, फिर आगे बढ़ विजय को देखने लगा। पहली नजर में तो वो विजय को पहचान नहीं पाया था, लेकिन करीब से देखने के बाद वो हैरान रह गया और फिर उसने हंसते हुए कहा, ओह, क्या कोइंसिडेंस है? ये गरीब फटीचर तो हमारी जान पहचान का ही निकला। इस समय लावण्या ने भी विजय को पहचान लिया था। उसने उसे एक नजर देखा और उसके गंदे सस्ते कपड़ों को देख अजीब घृणा वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे थे। तनवीर हंसा और विजय से बोला, विजय यार, तुम बहुत दिनों से दिखे नहीं। आखिर कहां रहते हो आजकल? उसने एक पुराने दोस्त होने का नाटक किया, लेकिन उसका स्वर थोड़ा अलग था। अरे वैसे मैंने सुना था तुम अब मजदूरी करने लगे हो। आखिर कहां कर रहे हो मजदूरी आजकल? सच में मजदूरी करना एक मुश्किल काम तो है। वो ऐसा नाटक कर रहा था जिसे देख कोई नहीं कह सकता कि वो विजय को ताना मार रहा है। विजय का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ओह, गुस्सा अभी भी पहले की तरह है। तनवीर ने मजाक उड़ाया। विजय, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें जरा अपने स्टेट्स को देखना चाहिए। तुम्हें खुद की तकदीर से नहीं भागना चाहिए। आखिर तुम हो तो एक किसान के बेटे, और कहते हैं ना, एक गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। कुछ जगह तुम जैसे किसानों के लिए नहीं बनी जैसे यह जगह, इसलिए यहाँ आने से पहले तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। तुमने अपनी ओर देखा है? क्या तुम इन घाटिया कपड़ों के साथ ऐसी जगह पर आने लायक हो? मुझे नहीं लगता तुमने ये सब सोचा भी होगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और बगल में खड़ी लड़की को गले लगा लिया। उसने ऐसा विजय को भड़काने के लिए किया था। विजय का चेहरा और भी ठंडा होता गया। फिर एक हंसी के साथ कहा, ओ तनवीर, तुम क्यों किसानों को नीची नजरों से देखते हो? क्या तुम्हारे पूर्वज किसान नहीं थे? इसके अलावा ये शॉप सभी के लिए खुली हुई है, राइट? जब इस शॉप के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं तो कौन किसी को कह सहता है?
यहाँ आओ, यहाँ से जाओ। चलो, मैं यहाँ खड़ा हूं, देखते हैं मुझे यहाँ से कौन निकालता है। विजय ने तनवीर को ठंडे भाव से देखा और फिर मुड़कर सेल्स गर्ल की ओर देखा। आह, देखो तो सही, तुम कितने बेशर्म हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो, जब तुम्हारी औकात यहां से कपड़े का एक टुकड़ा खरीदने की भी नहीं। फिर तुम यहां क्यों खड़े हो? अगर गलती से भी तुम्हारे हाथों से कोई कपड़ा खराब हो गया तो तुम उसका खर्चा अफोर्ड भी कर सकते हो। उस सेल्स गर्ल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चुप हो जाओ, विजय ने दहाड़ते हुए कहा। यह बस 9,000 रुपए की है ना, अब चुपचाप अच्छे से देखना अपनी इन घटिया आंखों से। उसने बैकपैक खोला, नोटों की गड्डी निकाली और उस गड्डी को फेंकते हुए सेल्स गर्ल के मुंह पर मारा। सेल्स गर्ल चिल्लाई और एक कदम पीछे हट गई। जमीन पर पड़े इतने सारे नोटों को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अंदाजा लगाया वो कम से कम 10-20 हजार रुपए तो होंगे ही। यह तो बस 10,000 है। उसने अपनी आवाज नीची की, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में तिरस्कार था। उसके हिसाब से ये 10,000 रुपए उस लड़के की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। अच्छा, तो इतना भी काफी नहीं? विजय ने फिर अपने बैग में हाथ डाला और नोटों की एक दूसरी गड्डी निकाली, फिर उसे भी उसके मुंह पर मारा। 20,000 इतना काफी है? नहीं नहीं, रुको, अभी और चाहिए। विजय ने एक और नोटों की गड्डी पकड़ी और उसे भी उसके ऊपर फेंक दिया। उसने ऐसी लगभग 5 नोटों की गड्डी निकाली और उन सभी को उस सेल्स गर्ल के ऊपर फेंक दिया। सेल्स गर्ल अभी सदमे में थी और वो किसी बुत की तरह हक्की बक्की खड़ी रही। नोटों की एक गड्डी में 10,000 रुपए थे। उसने नोटों की 7 गड्डियां फेंकी थीं। इसका मतलब वहां जमीन पर 70,000 रुपए पड़े थे। ये गरीब लड़का 70,000 कैश कहां से लेकर आया? यहां तक लावण्या और तनवीर भी हैरान रह गए। आखिर ये लड़का 70,000 रुपए कहां से लेकर आया? यह नामुमकिन है। तनवीर का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वो जानता था कि विजय का परिवार बहुत गरीब था। स्कूल छोड़ने के बाद वह पूरे साल छोटे मोटे काम कर रहा था। छोटे मोटे काम करके आप प्रति वर्ष 70,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं? उसने सोचा था कि विजय ने इस साल एक दयनीय और गरीब जीवन जिया होगा। जब उसने पहली बार विजय को देखा तो वो और भी ज्यादा श्योर हो गया था, लेकिन अब विजय 70,000 रुपए ऐसे फेंक रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं। यह देख वो थोड़ा टूट जाता है। भला छोटा मोटा काम करने वाला एक लड़का कैसे इतने पैसे कमा सकता है? विजय के पास तो कोई खास टैलेंट भी नहीं। लावण्या के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो रखे थे। वो विजय के घर की हालत सबसे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो ज्यादा उलझन में थी। अब काफी है, विजय ने मजाक उड़ाया और चिल्लाया। आपके स्टोर मैनेजर कहां है? मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपका स्टोर कैसे बिजनेस कर रहा है। एक सेल्स गर्ल और कॉस्ट्यूमर का अपमान करने की हिम्मत। उसकी आवाज तेज थी और दूर दूर तक जा रही थी, यहां तक कि शॉप के बाहर पैदल चलने वाले भी रुक गए और इधर उधर देखने लगे। आई एम सॉरी सर। शॉप में एक अधेड़ उम्र की महिला जल्दबाजी में आई और विजय के सामने झुक गई। सर से माफी मांगो जल्दी। तुमने सुना नहीं? सेल्स गर्ल माफी मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी शॉप ऑनर के कहने पर उसने बेमन से माफी मांग ली और फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी सर। विजय अब बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो झुका और पैसे उठाने लगा। सर, माफ करने के बदले में मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। आपको चलेगा सर? शॉप ओनर ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। विजय को वास्तव में इस डिस्काउंट की परवाह नहीं थी। तभी उसने तनवीर की आवाज सुनी। तुम किस बात का इतना घमंड दिखा रहे हो? क्या तुम बस छोटे मोटे घटिया काम नहीं करते? और तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? कहीं तुम कोई इल्लीगल काम तो नहीं करने लगे हो? विजय ने मजाकिया ढंग से कहा। तनवीर, भला तुमने मुझे कब और कहां इल्लीगल काम करते देखा? तनवीर गुस्से में था, उसका चेहरा लाल हो गया। फटीचर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे जबान लड़ाओ। तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुम जैसे फटीचर के साथ भला क्यों लड़ने लगा? तुमसे लड़कर मैं अपना स्टेटस क्यों खराब करूंगा? वैसे मेरे एक अंकल पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे बस उनसे एक बार कहने की जरूरत है, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। आखिर तुम जैसे फटीचर के पास इतना पैसा आया कहां से?
तनवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। विजय ने उसे आंखें गोल घुमाकर देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा और फिर मुड़कर वापस कपड़े देखने लगा। उससे कल की पार्टी में जाने के लिए एक अच्छा सा बिजनेस सूट चाहिए था। सर, इसे देखिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टोर ऑनर विजय को एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाते हुए चल रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद विजय ने एक बिजनेस सूट उठाया और चेंजिंग रूम में चला गया। यह पहली बार था जब विजय ने किसी बिजनेस सूट को पहना था, इसलिए उसे पहनने में भी थोड़ा टाइम लगा। उसने अपने उलझे बालों को थोड़ा ठीक किया और एक बार खुद को मिरर में देखा। जैसे ही उसने अपने बदले हुए रूप को देखा, एक पल के लिए उसने खुद को ही नहीं पहचाना। क्या ये मैं ही हूं? बिजनेस सूट ने उसे एक गरीब लड़के से सीधे किसी रईस खानदान का लड़का बना दिया था। वो पल भर में किसी फटीचर गरीब से एक बिजनेस टाइकॉन बन गया था। जब विजय चेंजिंग रूम से बाहर निकला तो स्टोर ऑनर उसे देखता ही रह गई। उसके सामने खड़े लड़के ने केवल अपने कपड़े बदलकर खुद को पूरा बदल लिया था। ट्रिम बिजनेस सूट में उसकी फिट बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो किसी अमीर खानदान के लड़के से कम नहीं लग रहा था। विजय स्टोर ऑनर को खुद को घूरता हुआ देख समझ सकता था। वो भी उसके बदले हुए रूप को देख दंग थी। जब लावण्या ने भी उसे देखा, वो भी दंग रह गई, जैसे कि उसने उसे पहचाना ही ना हो। तनवीर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद उसका चेहरा काला हो गया क्योंकि उसका दिल जलन से जल रहा था। क्या तनवीर जलन के कारण करने वाला था कुछ ऐसा जिसकी विजय ने कल्पना भी नहीं की होगी? विजय को इतना बदला हुआ देख क्या लावण्या उसके पास फिर से आ जाएगी? तनवीर ने हमेशा सोचा था कि वो हर किसी से ऊपर है। वो खुद को सबसे बड़ा व्यक्ति मानता था, खासकर विजय जैसे गरीब लोगों से। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से हार गया था। लावण्या के बदले हुए भावों को देख उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भला इसके अच्छे दिखने का क्या फायदा? आखिर रहेगा तो वो एक गरीब फटीचर किसान ही। मुझे लगता है कि इसके पास गिगोलो बनने की क्षमता है। वो अमीर मोटी औरतें इसी के जैसे लड़कों को चाहती हैं। तनवीर अंदर ही अंदर जल रहा था। विजय, कहीं तुमने यह 70,000 रुपए गिगोलो बनकर तो नहीं कमाए हैं? तनवीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। विजय ने उस पर एक कठोर नजर डाली और जवाब दिया, तनवीर, तुम्हारी सोच कितनी गंदी और घटिया है। मैं इसके अलावा तुमसे और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? आखिर एक गंदे मुंह से गंदगी ही तो बाहर निकल सकती है। तुम फटीचर! तनवीर गुस्से में लाल हो गया था। उसकी चौड़ी और गोल आंखें विजय को जान से मार देने वाली नजरों से देख रही थीं और उसका चेहरा अपनी बेइज्जती से काला पड़ गया था। विजय ने उसे नेग्लेक्ट किया और मुड़कर स्टोर ऑनर से कहा, इतना भी बुरा नहीं है, ये मेरे बॉडी पर फिट बैठ रहा है। मुझे इसी डिजाइन के 2 और बिजनेस सूट चाहिए। स्टोर ऑनर ने खुशी से जवाब दिया, ओके सर। वो जल्दी से एक ही डिजाइन के 2 सूट लेकर आई और उन्हें पैक कर दिया। एक सेट 9,000 रुपए का है और जो आपने 10% छूट दी उस हिसाब से यह 8,000 रुपए का है। 3 सूट के 24,300 रुपए हो गए। चलो, मैं इनको पूरे 24,000 रुपए मान लेता हूं। विजय ने फिर नोटों की 3 गड्डी निकाली और उनमें से 6,000 रुपए निकाल बाकी बचे स्टोर ऑनर को पकड़ा दिए। एक्सक्यूज मी। विजय वहां से जाने लगा। लावण्या ने उसे एक उलझन भरे भाव से देखा। उसके सामने का लड़का इतना हैंडसम लग रहा था कि वो उसे लगभग पहचान ही नहीं पा रही थी। जहां तक तनवीर की बात थी, उसका चेहरा कीचड़ भरे पानी के गड्ढे की तरह उदास था। उसकी आंखों में विजय के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंस दिखा। जैसे ही विजय उसके पास से गुजरा, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधे को छूने का नाटक किया। यार, विजय इतने भी बुरे नहीं लग रहे, बस ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुत्ते ने इंसानी कपड़े पहन रखे हों। जब वो ये बोल रहा था, तभी उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर विजय के बैग में एक छोटा सा बॉक्स डाल दिया। उसको ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन विजय की आंख किसी भूत से कम नहीं थी। उसने तनवीर को अपने बैग में वो बॉक्स डालते हुए देख लिया था। यह कमीना! विजय समझ गया था कि वो अब उसे फंसाने वाला है। अगले ही पल उसने इससे निपटने का एक तरीका सोचा और तुरंत तनवीर की कलाई को पकड़ लिया और उसे एक तरफ मोड़ दिया। आह!
एक चुभती हुई चीख सबको सुनाई दी। तनवीर के चेहरे पर पसीने की बारिश हो रही थी। फटीचर कहीं के, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाया। विजय, उसे जाने दो। लावण्या घबरा गई। वो दौड़ी और दोनों लड़कों को अलग करने की कोशिश करने लगी। तभी विजय ने अपने बैग से छोटा बॉक्स निकाला और उसे लावण्या के हैंडबैग में डाल दिया। फिर उसने तनवीर को छोड़ दिया और गुस्से में कहा, अगली बार मुझे अपने गंदे हाथों से मत छूना। फिर वो मुस्कुराया और स्टोर से बाहर चला गया। वो स्टोर से बाहर निकल ही रहा था जब उसने अपने पीछे तनवीर की आवाज सुनी, मेरी रिंग गायब है। वो कैसे गायब हो गई? लावण्या ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैंने अभी उसे कुछ देर पहले तो देखा था। मुझे पता है वो कहां गई होगी। जरूर उसी ने मेरी रिंग चुराई होगी। विजय, मुझे बताओ, क्या तुमने मेरी रिंग चुराई है? विजय ने मुस्कुराते हुए चलना जारी रखा। रुको, वहीं रुक जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? हे चोर! ओ फटीचर, चोर! तनवीर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। चोर शब्द सुनकर आसपास के लोगों ने चलना बंद कर दिया और चारों ओर भीड़ जमा हो गई। रुको विजय! तनवीर दुकान से बाहर निकला और विजय पर उंगली उठाई। विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चोर हो। मैं सोचता था कि तुम केवल गरीब हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। फिर उसने अपना नाटक जारी रखते हुए आगे कहा, मैं सोच रहा था कि तुम इतने पैसे कैसे कमा सकते हो। पता नहीं था कि तुम चोरी भी करते हो। विजय, मुझे अब तुमसे नफरत होने लगी है। उनके चारों ओर खड़े लोग नीची आवाज में बोल रहे थे और विजय की ओर इशारा कर रहे थे। ये लड़का कितना हैंडसम दिख रहा है, मगर क्या फायदा ऐसी सुंदरता का जब वो एक चोर है। विजय ने चलना बंद कर दिया और मुड़ गया। उसने तनवीर की ओर देखा। क्या कहा तुमने कि मैंने तुमसे कुछ चुराया है? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने क्या चुराया? और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम पर अपनी बदनामी करने का केस करूंगा। सबूत है ना मेरे पास, वो तुम्हारे बैग में है। मैंने कुछ समय पहले ही लावण्या के साथ अंगूठियों की एक जोड़ी खरीदी थी और तुमने उन्हें चुरा लिया। क्या तुम्हें पता भी है उनकी कीमत कितनी है? पूरे 5 लाख। एक अंगूठी जिसकी कीमत 5 लाख है। वाह तनवीर, तुम बहुत अमीर हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में इतने पैसे कमाते हैं। मेरे पिता कितना कमाते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। गार्ड्स कहां हैं? इसे पकड़ लो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। तनवीर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उनके आसपास की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई और बातें और ज्यादा तेज हो गईं। जल्द ही 2 सिक्योरिटी गार्ड भीड़ के बीच से निकलते हुए वहां आ गए। क्या बात है? एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। वो चोर है, उसने मेरी रिंग चुरा ली। जल्दी करो, उसे पकड़ लो और पुलिस स्टेशन ले आओ। दोनों सिक्योरिटी गार्डों ने विजय की ओर देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। इस महंगे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वे चोरों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। दोनों सिक्योरिटी गार्डों ने पहले तो एक दूसरे की तरफ देखा, फिर विजय की ओर बढ़े। बच्चे, तुम हमारे साथ चलो। रुको, तुम दोनों पागल हो क्या? मैं चोर हूं सिर्फ इसलिए कि किसी पागल ने कहा। फिर मैं कहूंगा कि वो एक बलात्कारी है। विजय मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। विजय, तुम अभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम तभी मानोगे जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी, तनवीर ने गुस्से भरी आवाज में कहा। फिर वो दोनों गार्ड्स के पास गया। रिंग इसी के पास होनी चाहिए। आप लोगों को एक बार इसके पास ढूंढनी चाहिए। आपकी बात भी ठीक है, गार्ड्स ने कहा। फिर वो दोनों गार्ड्स विजय की ओर बढ़े। बच्चे, अच्छा होगा तुम हमें अपनी तलाशी लेने दो। तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन तनवीर, क्या होगा अगर इन्हें वो नहीं मिला जो तुमने खो दिया था? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे अलावा कोई और चुरा भी नहीं सकता। चलो ठीक है गार्ड्स, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। विजय ने मुस्कुराते हुए खुद को तलाशी के लिए आगे कर दिया। दोनों सिक्योरिटी गार्डों को उसके शरीर में कुछ भी नहीं मिला। जब उन्होंने उसका बैकपैक खोला तो नोटों की गड्डियों को देख उनके मुंह फटे रह गए।
उन्होंने विजय को संदिग्ध रूप से देखा। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं पैसे लेकर कपड़े खरीदने नहीं आ सकता किया? दोनों सिक्योरिटी गार्डों को नहीं पता था कि अब विजय को कैसा जवाब देना है। उन्होंने जैसे ही बैकपैक की तलाशी लेना बंद करी, उनके चेहरे अजीब हो गए। हमें कोई रिंग नहीं मिली जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे थे क्या? दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो गए और तनवीर को संदिग्ध रूप से देखा। तनवीर खुद हैरान रह गया था। तुरंत ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। नो, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने बस इतना ही कहा और तुरंत गुस्से में विजय के पास गया। उसका बैग छीन उसमें रखी सारी चीजें फेंक दी, लेकिन उसे वो रिंग कहीं नहीं मिली जो उसने बैग में रखी थी। आखिर रिंग गई कहां? ये हो क्या रहा है? तनवीर किसी स्टेच्यू की तरह जम गया था, जैसे कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। वो यहां क्यों नहीं है? तनवीर एक पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने बैग को जोर जोर से हिलाया और फिर उसे फर्श पर फेंक दिया। ये नामुमकिन है, उसे इसी बैग में होना चाहिए था। विजय, मुझे बताओ, तुमने उसे कहां छिपाया है? उसने अपना सिर उठाया और खा जाने वाली नजरों से विजय को देखा। क्या हुआ? तुमने तो पहले ही मेरे बैग की तलाशी ले ली है, फिर तुम अभी भी इतनी जिद क्यों कर रहे हो? और तुम्हें अभी भी इतना यकीन क्यों है कि मैंने ही तुम्हारी रिंग चुराई है? कहीं तुम मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? विजय की आंखें छोटी हो गई और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। मुझ पर आरोप मत लगाओ विजय। तनवीर घबराने लगा। मुझे बताओ, तुमने रिंग कहां छिपा रखी है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कब तुम्हारी रिंग को छुआ? उसे चुराने की तो बात ही छोड़ दो। हो सकता है कि तुमने उसे कहीं रखा हो और इसके बारे में भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तक तो वो मेरी जेब में थी। तुमसे टकराने के बाद से ही वो गायब है। अगर तुम नहीं तो उसे और कौन चुरा सकता है? तुम्हारी जेब में? क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम कहीं कुछ भूल नहीं रहे? हो सकता है शायद तुमने उसकी रिंग के साथ अपनी रिंग भी उसके बैग में रख दी हो। विजय ने लावण्या की ओर इशारा किया। यह नामुमकिन है। तनवीर हंसा। सच में? तुम एक बार चेक क्यों नहीं करती? यह बात उसने लावण्या से कही थी। लावण्या थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी वो अपना पर्स चेक करने लगी और उसमें रिंग को देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो चिल्लाई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पर्स से 2 डिब्बे निकाले। तनवीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बिजली ने पकड़ हो। इट्स इम्पॉसिबल, मैंने इसे लावण्या के पर्स में तो नहीं रखा था। उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। तनवीर का चेहरा पीला पड़ गया था। तो ये सब तुम्हारा नाटक था? तनवीर, सच में तुम टैलेंटेड तो बहुत हो, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई जब उन्हें पता लगा उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। देखो तो सही, इस लड़के ने भले ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो कितना चालाक और बेशर्म है, उस बेचारे लड़के को फंसा रहा था। तनवीर को घृणा से देखते हुए भीड़ में खड़े लोग टिप्पणी कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तनवीर निराश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विजय के बैग में रखा गया डिब्बा लावण्या के हैंडबैग में कैसे आ गया। नहीं, शायद वो शुरू से ही जानता था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। यार तनवीर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे फंसाना चाहते थे। तुम इंसान के भेष में एक जानवर हो। विजय तनवीर के पास जाते हुए ठंडे भाव से बोला। क्या विजय तनवीर को इतनी आसानी से छोड़ देगा या फिर लेगा वो अपने स्कूल से बाहर निकलवाने का बदला? फिर वो अचानक तनवीर के कान के पास झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया। तूने अपने बाप से मुझे निष्कासित करने के लिए कहा था ना? मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाया। फिर उसने लावण्या की ओर देखा। लावण्या, तुमने गलत आदमी को चुना है। आखिरकार ये सिर्फ एक जोकर है। लावण्या तो वहां किसी बुत की तरह हैरान खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। विजय, अपने मुंह से गंदगी मत निकालो। मैं तनवीर तुमसे लाख गुना बेहतर हूं, नहीं 10 लाख गुना। आखिर तुम हो ही क्या? बस एक छोटे से किसान के बेटे जो अब मजदूरी करता है। तुम हमेशा किसी न किसी की गुलामी करते रहोगे। फटीचर गरीब कहीं का। लावण्या अब मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम उससे इस तरह बात करने वाले होते कौन हो? याद रखना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं।
क्या तुम्हें लगता है तुम उसके लायक भी हो? तनवीर ने अपना होश खो दिया था और वो गुस्से में चिल्ला रहा था। वो दौड़कर आया और लावण्या को कसकर गले लगा लिया। वो विजय को किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि कौन सी अंधी लड़की तुम जैसे गरीब लड़के से प्यार करेगी। लावण्या ने तुझे छोड़ दिया और मेरे साथ आ गई। क्या जो मैं लावण्या को दे सकता हूं, क्या तुम भी दे सकते हो? विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने तनवीर को छोड़ लावण्या की ओर अपनी नजरें की, लेकिन लावण्या तो चुप खड़ी थी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तुम क्या देख रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड से अपनी कुत्ते जैसी नजरों को दूर कर। तनवीर किसी पागल की तरह बर्ताव करने लगा था। विजय ने उन दोनों पर एक आखिरी बार नजर डाली, फिर वो झुक गया। उसने बैग और उसमें रखी चीजों को उठाया। अचानक उसने किसी की मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज सुनी। हनी, तुम यहां क्या कर रहे हो? विजय हैरान रह गया। उसे लगा कि आवाज जानी पहचानी लग रही है। फिर उसने उस साइड देखा जहां से आवाज आई थी। भीड़ के बीच से एक परछाई उसी की ओर आ रही थी। उस परछाई ने क्रिस्टल से सजी काले रंग की ड्रेस पूरे शरीर पर पहनी हुई थी। वो रोशनी के नीचे जुगनू की तरह चमक रही थी और सभी की नजरें उस पर थीं। उसका शरीर खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहा था। मुस्कुराने से चेहरे पर पड़ रहे डिंपल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके चार्म का जादू वहां खड़े सभी पर चल रहा था। उसके वहां आने से मॉल में सभी की नजरें उसी पर थीं। मर्दों की आंखें तो बस उसे किसी उल्लू की तरह एकटक देखे जा रही थीं। पतली कमर, लंबे पैर, इट्स टोटली परफेक्ट, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। वहां मॉल में मौजूद हर मर्द की फीलिंग्स कुछ ऐसी ही महसूस हो रही थी। उसके बाद दर्द में कराहने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं। ये उन मर्दों की आवाज थी जो अपनी पत्नियों द्वारा कानों से खींचे जा रहे थे। विजय वहां किसी स्टेच्यू की तरह खड़ा था। क्या वो मिस अहाना नहीं है? वो यहां क्यों आई है? और वो हनी किसको बोल रही थी? फिर उसने मुड़कर चारों तरफ देखा। आखिर मिस अहाना हनी किसको बोल रही थी? अहाना अब तक विजय के करीब आ चुकी थी। वो मुस्कुराई और अपने कोमल हाथों से विजय की बांह को पकड़ा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसके कंधों पर रख दिया। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। हनी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। ओह, ये दोनों नमूने कौन हैं? मिस अहाना ने चुलबुली आवाज में बात की। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। यदि आप ध्यान से सुन पाते तो आप दिल टूटने की आवाज भी सुन सकते थे। ये तो मिस अहाना सिंह है, गुड़गांव शहर की एक मशहूर बिजनेस वूमेन। आखिर ये लड़का कौन है? उसे उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। गुड़गांव शहर की मशहूर बिजनेस वूमेन को युवा लड़के पसंद हैं। चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तनवीर और लावण्या अपनी अपनी जगह पर जम गए थे और उस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे जो पता नहीं अचानक यहां कहां से आ गई थी। वो बहुत आकर्षक होने के साथ साथ कामुक और मोहक भी थीं। तनवीर का दिमाग सुन और चेहरा पीला पड़ गया था। ये नहीं हो सकता, ये नीच लड़का, उसे प्यार करने के लिए इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है? उसके बगल में खड़ी लावण्या उस लड़की की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुलना उनके रूप या शरीर या परवरिश की थी। लावण्या उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इस बीच लावण्या को अपने दिल में कड़वाहट सी महसूस हुई। जब उसने खुद की तुलना उस खूबसूरत लड़की से की तो वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसने उस लड़के को देखा जिसे वो कभी प्यार करती थी और बाद में छोड़ दिया था, और अब उसे उससे 10 गुना नहीं 100 गुना बेहतर कोई मिल गई थी। यह बात उसको किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। विजय वहां हक्का बक्का खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर मिस अहाना ये सब क्यों कर रही थी। मिस अहाना, आप क्या कर रही हैं? विजय फुसफुसाया। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। ये दोनों लोग डरपोक हैं। मैंने सब कुछ पहले देखा था, इसलिए अब मैं इनको सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अहाना ने विजय के गाल पर अपना चेहरा रखा और उसके कान में फुसफुसाया। उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसके मुंह से एक सुगंधित सांस निकल रही थी। जब उसने विजय के गाल को अपने गाल से छुआ तो उसे एक गुदगुदी सी महसूस हुई। विजय की साइड प्रोफाइल को देखते हुए उसकी लाल फीनिक्स आंखें छोटी हो गईं। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, ओह विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कपड़े बदलने के बाद तुम इतने हैंडसम दिखोगे।
यहां तक कि मेरे जैसी बड़ी लड़की भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकती है। विजय का चेहरा और भी लाल हो गया। वो हल्के से खांसने लगा, फिर बोला, ये दोनों कभी मेरे क्लासमेट्स हुआ करते थे। ओ, पुराने क्लासमेट्स। लेकिन वो तुम्हारे से कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं हैं। मैंने तो उसे कहते हुए सुना कि इस दुनिया में कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं कर सकती। शायद वो अंधा है। मेरा हनी तो बहुत हैंडसम है, उसके प्यार में तो लाखों लड़कियां मर मिटे। अहाना विजय को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, और ये आखिरी हनी वाली बात तो उसने थोड़ी तेज कही थी। इतनी खूबसूरत लड़की को विजय के साथ इतना चिपक कर और हनी कहकर बात करते हुए देख लावण्या कांपने लगी थी, और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसका मन वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर छुपने का कर रहा था। तनवीर का चेहरा भयानक होकर काला पड़ गया था। हनी, इन लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो विजय की बांह से चिपक गई और वो लोग बाहर जाने लगे। हाथ में हाथ डाले दोनों लोग DLF मॉल से बाहर जा रहे थे। जैसे जैसे वो वहां से गुजर रहे थे, सभी उन्हें देखने के लिए रुक गए। क्या बात है? क्या मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? क्या ये फेमस बिजनेस वूमेन अहाना सिंह नहीं है? कौन है ये हैंडसम लड़का? सभी का जबड़ा लटका हुआ था। मॉल के बाहर सड़क पर कम लोग थे। विजय ने राहत की सांस ली, क्योंकि मॉल में लोग उसे मारने के इरादे से देख रहे थे, जैसे कि वो उसे अपनी आंखों ही आंखों से मार देंगे। लावण्या ने हंसते हुए मजाक में कहा, कैसा रहा विजय? मजा आया या नहीं? वैसे ज्यादा प्रेशर तो फील नहीं कर रहे? मैं ठीक हूं मिस अहाना, सारा कमाल तो आपके चार्म था। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मिस अहाना, क्या इससे आपकी रेप्यूटेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा? कैसी रेप्यूटेशन? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो चिंता करने की क्या बात है? वैसे तुम भी तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। लावण्या नासमझी से हंसी। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो मजाक कर रही थी, मगर जिस तरह से वो विजय को देख रही थी उसमें कुछ अलग था। विजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लावण्या हंसी। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं सोची, लेकिन जब भी मैं बनाने की सोचूंगी मैं तुम्हें ही रिकमेंड करूंगी। मिस अहाना, आप मुझे छेड़ना का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। विजय ने हंसते हुए कहा। विजय, तुम खुद को छोटा क्यों समझ रहे हो? अहाना ने कहा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एक बार तुम खुद को देखो, कितने हैंडसम हो। तुम पर पता नहीं कितनी लड़कियां मर मिटे। विजय को शर्म आ गई। अहाना ने विजय का हाथ छोड़ा, फिर अपने कपड़े साफ किए। विजय को इतना शर्मिंदा देख उसने हंसना बंद नहीं किया। वैसे तुम्हें अचानक से महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? अहाना ने पूछा। वो मिस्टर मोहन ने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा था कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कल मुझसे मिलना चाहते हैं, और अच्छा होगा कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लूं। विजय ने जवाब दिया। मिस्टर मोहन की यह बहुत अच्छी सलाह थी, वरना तुम कभी अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदते, अहाना ने कहा। वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर आगे कहा, फिर मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगी। मिस्टर मोहन जिन दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे मैं उन्हें जानती हूं। चिंता मत करो, मैं मिस्टर मोहन को अपने आने के बारे में बता दूंगी। ओके, विजय ने जवाब दिया। विजय, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तुम इतने अद्भुत हो? वो ब्यूटी क्रीम भी अद्भुत थी, और मैंने सुना है कि तुमने वजन घटाने और कामोद्दीपक दवाएं भी बनाई हैं। जब उसने कामोद्दीपक औषधि की बात की तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो रहा था। आपको सब पता है? विजय को अजीब लगा। भला मुझे क्यों पता नहीं होगा? वो इंसान मिस्टर मोहन तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि पूछो ही मत। उनके हिसाब से तो तुम कोई चमत्कारी बाबा हो। विजय ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए अजीब ढंग से जवाब दिया। मैं चमत्कारी बाबा? अहाना फूट फूट कर हंस पड़ी। भले ही तुम नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पूर्वज होंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए इतने अद्भुत नुस्खे छोड़े हैं। विजय मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते दोनों आपस में बातें करने लगे। जल्द ही वो एक लाल स्पोर्ट्स कार के पास पहुंचे। ये अहाना की फेरारी थी। विजय ने इसके बारे में पहले भी सुना था कि इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? अहाना ने पूछा। इट्स ओके, मेरे पास बाइक है। अहाना उसकी बात सुन सौकट थी, फिर जोर से हंसी। तुम इतना लो प्रोफाइल क्यों रख रहे हो? तुमने अब तक काफी पैसा कमाया होगा, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस और एक अच्छी कार लेनी चाहिए।
वैसे भी हैंडसम लड़कों पर एक अच्छी कार होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, विजय ने जवाब दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। वैसे क्या मुझे कल ब्यूटी क्रीम के कुछ और डिब्बे मिल सकते हैं? तुम्हारे पास अभी बच रहे हैं ना? मेरी कुछ फ्रेंड्स को भी वो चाहिए थे, मेरे पास अभी कुछ हैं। फिर ठीक है, चलो कल मिलते हैं। उसके बाद अहाना ने अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। कार के इंजन को स्टार्ट करते हुए उसने विजय की ओर हाथ हिलाया। थोड़ी ही देर में स्पोर्ट्स कार बिजली की स्पीड से गायब हो गई। विजय भी अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ नगीना गांव की ओर निकल जाता है। क्या सच में मिस अहाना विजय से प्यार करने लगी थी? आखिर क्या होगा जब विजय कल मिलने पहुंचेगा मिस्टर मोहन के फ्रेंड्स से? अगली सुबह विजय ने अहाना को ब्यूटी क्रीम के 5 डिब्बे दे दिए थे। शाम को वो फिर से लेजर पार्क आ गया था। उसने अपना नया बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसने अपने बालों को भी अच्छे से कंघी कर एक अच्छा हेयर स्टाइल कर रखा था। मिस्टर मोहन उसे देखकर दंग रह गए। ओह माय गॉड, तुम सच में विजय हो? वो उसके सामने आए और ऊपर से नीचे तक देखने लगे। विजय, तुम कमाल धमाल लग रहे हो। मुझे यह मानना पड़ेगा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुम्हारी तुलना में बस थोड़ा कम हैंडसम था। उसने अभी अभी बोलना बंद ही किया था जब मिस राधिका आई और मिस्टर मोहन का कान खींचा। तुम बस बेवकूफ हो, केवल डींगे मारना जानते हो और फिर भी तुम अपनी तुलना विजय से कर रहे हो। ओह डार्लिंग, अब जाने भी दो, मिस्टर मोहन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। मिस राधिका ने मिस्टर मोहन को एक साइड धकेला और विजय को अच्छे से देखते हुए वो मुस्कुराने लगी। ओह माय गॉड, विजय, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड देखूं? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, विजय ने जल्दबाजी में जवाब दिया। मिस राधिका हर बार मिलने पर उसे एक गर्लफ्रेंड से मिलवाने की कोशिश कर रही थी। इससे वो थोड़ा डर गया था। तभी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार उनके पास आकर रुकी। कार खड़े होने के बाद कार का दरवाजा खुला और एक सुंदर लड़की बाहर निकली। वो काले रंग की 1 पीस ड्रेस में थी, जो उसे सुंदर के साथ साथ एक ग्रैंड लुक दे रही थी। उसका ऑरा उसकी नॉबिलिटी को साफ साफ दर्शा रहा था। ओह मिस अहाना सिंह, मिस्टर मोहन ने कहा। राधिका, मिस्टर मोहन, विजय, हेलो, कैसे हो आप सब? विजय, तुम मेरी गाड़ी में बैठोगे या अहाना की गाड़ी में? मिस्टर मोहन ने पूछा। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मैं मिस अहाना के साथ बैठूंगा। वाह, देखो तो सही इस लड़के को, अभी से ही भाई को भूल गया। मिस्टर मोहन ने कहा, ठीक है, तो तुम उसकी गाड़ी में बैठ जाओ, वैसे जाने की इतनी भी जल्दी नहीं है। उसके बाद वो अपनी लैंड रोवर में चढ़ गया, जबकि विजय उसी कार में बैठा था जिसमें अहाना बैठी थी। वो लोग DLF लेजर पार्क छोड़ने के बाद नॉर्थ की ओर निकल गए। लगभग 20 मिनट बाद वो शहर के टॉप रेस्तरां में से एक दिल्ली 6 रेस्तरां पहुंचे। चलो चलते हैं, प्राइवेट रूम नंबर 503। मिस्टर मोहन रास्ता दिखाते हुए सबसे आगे चल रहे थे। प्राइवेट रूम में पहले से ही कई लोग थे। उनके पहनावे को देखते हुए वो बहुत अमीर लोग लग रहे थे। ओह, मोहन आ गया, लेकिन मिस अहाना सिंह यहाँ क्यों है? वो सभी लोग खड़े हो गए थे जब उन लोगों ने रूम डोर से किसी को आते हुए देखा। मिस अहाना को अंदर आते देख वो हैरान रह गए। फिर उन लोगों ने विजय को देखा। मोहन, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये वही है। मिस्टर मोहन एक साइड खड़े हो गए और उन लोगों से विजय को मिलवाते हुए बोले, ये विजय है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। भाई संजय, आपको क्या लगता है? ओह वाह, छोटे भाई विजय टैलेंटेड और हैंडसम लग रहे हैं। ओह सॉरी, मैंने अपने बारे में तो तुम्हें बताया ही नहीं। मैं संजय वर्मा। एक आदमी पास आया और उत्साह से विजय का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे जोर से हिला दिया। यह आदमी लगभग 50 साल का लग रहा था। उसका रूप सादा था और थोड़ा मोटा था। विजय, मैं अब शायद तुम्हें थोड़ा फिट लग रहा हूंगा, लेकिन कुछ दिन पहले मैं बहुत मोटा था। तुम्हारी वजन घटाने वाली चाय की बदौलत मैंने कुछ दिनों में लगभग 20 से 25 किलो वजन घटा लिया है। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने विजय का हाथ नहीं छोड़ा और बोलता रहा। मैं कहता हूं भाई विजय, क्या तुम्हारे पास वजन कम करने वाली चाय और है? मुझे कुछ और बोतलें दे दो। ओ संजय, यार तुम क्या कह रहे हो? हटो,
छोटे भाई विजय को ज्यादा तंग मत करो। एक मोटा आदमी दौड़कर आया और संजय को एक साइड कर दिया। उसने विजय के हाथों को पकड़ा और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैला ली। फिर उसने ऐसे ही मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से कहा, ब्रो विजय, तुम इसकी चिंता मत करो, उसने पहले ही काफी वजन कम कर लिया है। क्या जल्दबाजी है? ओह हाँ, वैसे मेरा नाम प्रभास थापा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मुझे बिग ब्रो प्रभास कह सकते हो। विजय ने अपना हाथ वापस लिया और दोनों को इज्जत देते हुए बोला, हेलो बिग ब्रो प्रभास, बिग ब्रो संजय। फिर उसने जल्दबाजी में कहा, बिग ब्रो आप दोनों टेंशन मत लो, आने वाले दिनों में जब भी और हर्बल चाय बनाऊंगा मैं आप लोगों से ही कांटेक्ट करूंगा। ओके, फिर ये डील रही, सबसे पहले मुझे ही देना याद रखना, प्रभास थापा ने कहा। मिस्टर मोहन ने प्रभास थापा और संजय वर्मा की ओर इशारा किया और उन्हें विजय से मिलवाया। विजय, ये संजय वर्मा है, इसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। जहां तक प्रभास की बात है, इसका खुद का प्रॉपर्टी बिजनेस है। सच में इसके पास बहुत पैसा है, इसको तुम अपनी हर्बल चाय की कितनी भी महंगी कीमत बता सकते हो। फिर उसने उन दोनों के अलावा 3 लोगों की ओर इशारा किया। ये शंकर गोपाल है, इसकी खुद की जूते की फैक्ट्री है। ये सोहम तेज है, इसका खुद का फर्नीचर बिजनेस है। और ये है महेंद्र प्रताप, इसका एंटीक का बिजनेस है और शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक भी है। विजय ने उनमें से हर एक को ग्रीट किया। मिस्टर शंकर और मिस्टर सोहम काफी सिंपल लग रहे थे। उन दोनों की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। जहां तक महेंद्र प्रताप की बात है, वो बाकी सभी से अलग दिखते थे। उन्होंने एक नॉर्थ इंडियन सूट पहना हुआ था और सीधे खड़े थे। वो पहले से ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे, लेकिन फिर भी एनर्जेटिक लग रहे थे। चलो बैठते हैं। मिस्टर मोहन ने सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। विजय, चलो यहां बैठते हैं। अहाना ने विजय की शर्ट की बाजू को पकड़ एक साइड खींच लिया। प्रभास और बाकी लोग यह देखकर हंस पड़े। हे मिस अहाना, आप हमारे विजय भाई के साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो? उन लोगों ने हंसते हुए कहा। अहाना का संयम कम नहीं हुआ। क्यों, मुझे कौन रोकेगा? इसके अलावा विजय कब आप लोगों का भाई बन गया? उसने भी मजाक किया। विजय ने मुझे पहले बिग ब्रो कहकर बुलाया था, तो अब हम एक परिवार हैं। प्रभास थापा मुस्कुराए। पार्टी में उपस्थित लोगों द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष करने पर माहौल खुशनुमा हो गया। कुछ समय बाद 2 और लोग पार्टी में शामिल हो गए। मिस्टर मोहन ने उन दोनों को भी विजय से मिलवाया। फिर जल्द ही डिनर परोसा गया। दिल्ली 6 रेस्तरां शहर के टॉप रेस्तरां में से एक था। वहां परोसे जाने वाली डिशेज कहीं और नहीं मिल सकती थी। विजय ने पहले कभी इस तरह की स्वादिष्ट डिशेज नहीं देखी थी। फिर उसने बिना वक्त बर्बाद किए जो कुछ खा सकता था जल्दी जल्दी खाने लगा। डिनर में कुछ और डिशेज ऐड करते हुए प्रभास थापा ने कहा, विजय सच में तुम्हारी हर्बल चाय अद्भुत है। मैंने अपनी पूरी 50 साल की उम्र में ऐसी चमत्कारी दवा नहीं देखी। अगर मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं तो हम बड़े पैमाने पर दवाएं बना सकते हैं। फिर हम बिलियंस नहीं ट्रिलियंस कमाएंगे। यह सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। विजय ने अपनी चॉपस्टिक को एक तरफ रख दिया और जवाब दिया, मैं चाहता तो हूं, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। औषधि बनाने के लिए कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है जो इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए जड़ी बूटी ना मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसने आगे कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम औषधि बनाने में है। इन औषधियों को मेरे अलावा कोई और नहीं बना सकता, जिस वजह से इनकी प्रोडक्शन बस लिमिटेड है, क्योंकि मैं अकेला लार्ज स्केल पर इनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ओह, क्या ऐसी बात है? इट्स सो सैड। सब निराश नजर आ रहे थे। इट्स फाइन विजय, तुम जितना बना सकते हो बनाओ और प्रमोट करने का काम हम पर छोड़ दो। तुम्हें बस औषधि बनाने पर ध्यान देना है, प्रभास थापा ने कहा। फिर तो मुझे अपने सभी बड़े भाइयों को पहले से ही थैंक्स बोलना होगा, विजय ने शुक्रगुजार होते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं। महेंद्र जी, जो इतने समय से चुप थे, अचानक बोले, लिटिल ब्रो विजय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी दवाएं शुद्ध औषधीय जड़ी बूटियों से बनी हैं। तुम्हारे पूर्वज प्राचीन हकीम होने चाहिए। विजय हैरान रह गया। उसके पूर्वज तो गांव में बस छोटे मोटे किसान थे, ना कि कोई प्राचीन हकीम। अगर वो उनकी हां में हां मिला देता
तो जब वो लोग किसी दिन नगीना गांव जाते और उनके बारे में पता लगाते तो उनको सारी सच्चाई पता लग जाती। फिर शायद इन लोगों को उस पर शक भी हो सकता था। उसने इस बारे में थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ऐसी बात नहीं है, मुझे अब आप लोगों को सच बता देना चाहिए। असल में ये औषधियों के नुस्खे मेरे पूर्वजों के नहीं हैं, बल्कि मुझे पहाड़ों में प्राचीन काल के कई दिव्य ग्रंथ मिले थे। मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ा और इन औषधि का निर्माण किया। ओह, क्या यह बात है? मिस्टर मोहन और अन्य लोग आश्चर्यचकित दिख रहे थे। महेंद्र प्रताप ने भी हैरान होते हुए कहा, प्राचीन दिव्य ग्रंथ? इसका मतलब तुम्हारे खुद के पास एक हकीमों वाली काबिलियत है? थोड़ा सी, विजय ने विनम्रता से जवाब दिया। दिव्य ग्रंथ प्राचीन काल में दिव्य हकीमों द्वारा लिखे जाते थे। एक तरह से इनको चिकित्सा ग्रंथ भी कहते थे। इन चिकित्सा ग्रंथों में कई दुर्लभ बीमारियों और उनके इलाज के बारे में लिखा होता था। आज के समय में लोगों ने बस इन दिव्य ग्रंथों और दिव्य हकीमों के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था। अचानक सभी लोग विजय को एक अलग और सम्मानपूर्वक नजर से देखने लगे थे। असल में उन लोगों ने सोचा था कि विजय ने अपने बड़ों से इन औषधियों को बनाना सीखा था और उसी ज्ञान की वजह से इन औषधियों को बनाना जानता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास खुद हकीमों वाली काबिलियत थी। आज के समय में ज्यादातर पुरानी पीढ़ी के लोग हकीमों को डॉक्टर नहीं बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा सम्मान की नजरों से देखते थे। मिस आहाना को जब सच्चाई पता लगी तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। महेंद्र जी खड़े हुए और विजय को किसी दिव्य हकीम की तरह सम्मान दिया। बड़े भाई महेंद्र, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इतना ज्यादा सम्मान मिलते देख विजय ने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे विजय, मेरा कंधा इन दिनों कुछ दर्द करने लगा है। यह प्रॉब्लम मुझे काफी दिनों से हो रही है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? प्रभास थापा ने अपना कंधा ऊपर नीचे करते हुए कहा, शायद आपके कंधे में अंदर की साइड सूजन आ चुकी है, जिसे फ्रोजन आर्म भी कहा जाता है। विजय ने कहा, अच्छा तो ऐसा है, तभी मुझे इतनी परेशानी हो रही है। प्रभास थापा ने जवाब दिया। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, इतनी भी बड़ी कोई दिक्कत है? ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या विजय कर पाएगा प्रभास थापा के कंधे का इलाज? जब विजय ने प्रभास थापा के कंधे को ठीक करने की बात कही तो उन लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि फ्रोजन आर्म एक दुर्लभ समस्या थी और प्रभास थापा इस समस्या से काफी दिनों से जूझ रहे थे, जिसे ठीक होने में महीनों या साल भर का टाइम भी लग सकता था। फिर यह कैसे पॉसिबल था कि विजय बस उसे कुछ ही देर में ठीक कर देगा? यहां तक कि महेंद्र प्रताप ने भी उसे संदेह से देखा। विजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी इसका इलाज कर देता हूं। वैसे भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो बोलते बोलते अब तक प्रभास के पीछे आ चुका था। तुम मुझे कैसे ठीक करने वाले हो? प्रभास उलझन में लग रहा था। बेशक मेरे हाथों से। अब चुप रहो बिग ब्रो प्रभास। विजय ने अपनी बाहों को फैलाया और अपनी उंगलियों को चटकाया। फिर उसने प्रभास के कंधों पर अपनी हथेलियां रख दी। उसने अपने शरीर में ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए हल्की सी सांस ली, फिर उसे अपनी हथेलियों तक पहुंचाने लगा। कुछ देर बाद वो उसके कंधों को उंगलियों की मदद से अलग अलग एंगल पर दबाने लगा। जैसे जैसे विजय की उंगलियां प्रभास के कंधों को दबा रही थीं, उसे कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही थी और उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हो रही थी, जो बहुत ही आरामदायक थी। विजय कुछ मिनट बाद रुक गया। प्रभास को इतना सुकून मिल रहा था, उसे एहसास ही नहीं हुआ विजय कब रुका था, और जब उसे एहसास हुआ वो थोड़ा उदास नजर आने लगा। मेरा काम पूरा हो गया बिग ब्रो प्रभास, विजय ने अपने हाथों को छटकाते हुए कहा। अब आप थोड़ा हाथ हिलाने की कोशिश करो। विजय, तुम्हारी मसाज करने की स्किल्स अमेजिंग है। तुमने ये कहां से सीखी? मसाज के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ साल छोटा हो गया हूं। प्रभास अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पूरे बॉडी को चटकाने लगा, लेकिन जब वो अपने हाथ को ऊपर नीचे कर हिलाने लगा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ओह, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। ये ठीक हो गया है। ये सच में ठीक हो गया है। प्रभास बहुत उत्साहित लग रहा था। वो मुड़ा और खुशी में उछलते हुए विजय के गले लग गया। अमेजिंग विजय, तुम तो एक चमत्कारी लड़के हो। महेंद्र जी अभी भी संदिग्ध लग रहे थे।
प्रभास, क्या तुम्हारा हाथ सचमुच ठीक हो गया है? हाँ यार, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा। ये ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे कोई बेचैनी भी महसूस नहीं हो रही है। मैं अभी बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, जैसा मैं जवानी के दिनों में था। बाकी लोग भी अवाक थे। यह असंभव लग रहा था। क्या उसने सिर्फ रगड़कर और मालिश करके प्रभास के कंधे को ठीक कर दिया था? अगर यह बात पहले उनसे किसी ने कही होती, वो लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन यह विजय था जिसे वो देख रहे थे। अगर वो वजन घटाने वाली और ब्यूटी क्रीम जैसी चमत्कारी औषधियां बना सकता था, तो वो इस तरह की अद्भुत मसाज भी कर सकता था। इसके अलावा प्रभास को देख ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वह झूठ बोल रहा था। मिस्टर मोहन हंसा और कहा, मुझे बस इतना पता है कि हमारे विजय भाई के पास कमाल की छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। छोटे भाई विजय, मुझे मानना तो पड़ेगा, सच में तुम्हारे पास अद्भुत कलाएं हैं। मिस्टर महेंद्र ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे पैर और मेरी पीठ भी ठीक कर सकते हो? आजकल मुझे काफी तकलीफ होने लगी है। और मेरे भी। मुझे हाल ही में अपने सीने में जकड़न सी महसूस हो रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है विजय। मेरी खोपड़ी पर इस गंजी जगह को देखो। क्या इसके लिए कोई अद्भुत बाल वृद्धि औषधि है? मिस्टर सोहम, मिस्टर शंकर और बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताते हुए कहा। जल्दी मत करो, एक एक करके, विजय ने जल्दबाजी में कहा। भाई महेंद्र, आपकी कमर और पैर की समस्याओं का इलाज करना आसान है। मुझे उनकी बस कुछ मसाज करनी होगी और वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। अब आपको इस उम्र में ज्यादा न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर आगे कहा, कैसा रहे अगर मैं आपके लिए किसी दिन शरीर को मजबूत करने और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक औषधि बना दूं? मैं गारंटी देता हूं कि इसे लेने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ओके ओके, थैंक्स लिटिल ब्रो विजय, मिस्टर महेंद्र ने खुश होते हुए कहा। फिर विजय मिस्टर सोहम की ओर मुड़ा। मिस्टर सोहम के बाल पतले थे और उनकी खोपड़ी के बीच में एक गंजा धब्बा था। यह पुरुष पैटर्न गंजापन का मामला था। मिस्टर सोहम ने विजय की ओर आशा भरी नजरों से देखा। विजय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बालों के बारे में कुछ कर सकते हो? विजय ने इसके बारे में थोड़ा सोचा। उसे याद आया कि डिवाइन बुक में ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था जो बालों के विकास को बढ़ावा देती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, आपके बालों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन मैं इसके लिए किसी और दिन औषधि बनाऊंगा। ओके, थैंक्स विजय। मिस्टर सोहम ने राहत की लंबी सांस ली। सोहम अपने गंजेपन से काफी लंबे समय से परेशान था। उसने कई अलग अलग प्रकार की दवाएं भी लीं और अलग अलग तरह का उपचार भी कराया, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो हर दिन धीरे धीरे अपने बाल झड़ने से काफी परेशान था। विजय के जवाब में उसे आशा की एक किरण दिखी। विजय, चलो ड्रिंक करते हैं। ये टोस्ट मेरे गंजेपन के नाम, मिस्टर सोहम। उसके लिए एक ग्लास ड्रिंक लेकर आए और फिर ड्रिंक करने लगा। उसके बाद विजय ने सभी लोगों की प्रॉब्लम्स की जांच की। फ्रोजन आर्म जैसे शरीर के दर्द का इलाज वहीं पर मसाज करके किया जा सकता था, लेकिन गंजेपन जैसी बीमारियों के लिए औषधि बनाने की जरूरत पड़ती, जिनका इलाज वहां पर करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने सबको बाद में औषधि बनाकर देने का वादा किया। विजय, सच में तुम किसी चमत्कारी हकीम से कम नहीं। प्रभास ने उसे पकड़ लिया और उसके लिए ड्रिंक डालना बंद नहीं किया। विजय पहले ड्रिंक के साथ बुरा हुआ करता था, लेकिन जब से वो शक्ति बढ़ाने के रास्ते पर चला था, बिना नशा हुए वो कितनी भी ड्रिंक कर सकता था। वो फिर एक के बाद एक ड्रिंक का ग्लास खत्म करने लगा। मिस्टर मोहन और बाकी लोग यह देखकर हैरान रह गए। रात का डिनर करने के बाद वो लोग घर जाने से पहले थोड़ी देर बातचीत करते हैं। उनके जाने से पहले मिस्टर मोहन और बाकी लोगों ने विजय से उसका बैंक अकाउंट मांगा। उन सभी ने उसे कुछ पैसे ट्रांसफर किए। सबसे कम 10,000 और सबसे अधिक 50,000 रुपए थे। पलक झपकते ही विजय के पास लगभग 2 लाख रुपए और हो गए। विजय ने देखा कि उसके फोन पर लगातार पैसे क्रेडिट होने के नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। अगर ऐसा पहले होता तो वो बहुत खुश होता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे इतने पैसे देखने की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन काम रहते हैं। मिस्टर मोहन थोड़े नशे में दिख रहे थे। विजय उसे कार तक ड्रॉप करने आया और मिस राधिका को ड्राइव करने के लिए बोला, विजय मेरे पीछे आओ। आहाना ने उसे देखते हुए कोमल आवाज में कहा।
वो अपना हैंडबैग पकड़े सीधी खड़ी थी। उसके पीछे की रोशनी ने उसके चेहरे को ड्रीमी कलर्स में रंगा हुआ था। इस समय वो भयावह रूप से सुंदर लग रही थी। विजय उसे देखते हुए कुछ समय के लिए कहीं खो सा गया था। कुछ देर बाद होश में आते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। अहाना हंस पड़ी। यह हंसी एक फूल के खिलने जैसी थी और उस सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रात में तारे चमक रहे हों। विजय ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा और उसे अजीब तरह से इधर उधर देखने लगा। चलो, अहाना ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। उसने अपने सिल्की बालों को चेहरे से हटाया, फिर मुड़कर आगे की ओर चलने लगी। विजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। विजय, मुझे पता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी अद्भुत स्किल्स हैं। तुम सच में अमेजिंग हो, लेकिन तुम फिर भी डिलीवरी की जॉब क्यों करते हो? अहाना ने विजय की ओर मुड़कर देखा। उसकी आकर्षक आंखों में कुछ अलग सी चमक महसूस हो रही थी। पहले मैं जीवन जीने के लिए जॉब करता था, लेकिन अब जब मैं औषधि से काफी कमाई कर रहा हूं, तो मैं जल्द ही नौकरी छोड़ दूंगा, विजय ने जवाब दिया। फिर ठीक है, तुम कुछ और ब्यूटी क्रीम बना सकते हो और फिर उन्हें मुझे दे सकते हो। तुम मुझे जितनी भी दोगे, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बेच दूंगी, अहाना ने कहा। थैंक यू मिस अहाना, इट्स ओके, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बातचीत करते हुए पैदल सड़कों पर चल रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग फिर से दिल्ली 6 रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं। विजय, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूं। दिल्ली 6 रेस्तरां की पार्किंग में जाते हुए अहाना ने अपनी फेरारी की ओर इशारा करते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊंगा। यहां से नगीना गांव काफी दूर है, आपको वापस आने में ज्यादा देरी हो जाएगी, विजय ने कहा। अहाना ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया और अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर चली गई। तभी ब्लैक कलर की कुछ कारें पार्किंग में आती हैं और दोनों लोगों के सामने जोर से ब्रेक मारती हैं। सभी गाड़ियों के दरवाजे खुले और डरावने चेहरे वाले कई हट्टे कट्टे लोग बाहर निकले, जो दिखने में किसी गैंग के गुंडे लग रहे थे। विजय के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सिचुएशन समझने की कोशिश की और सोचने लगा, आखिर क्या हो रहा है। उसका ध्यान एक कार पर गया जो बहुत लग्जरियस लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह इन लोगों के लीडर की कार थी। उस लग्जरियस कार का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया जो लगभग 30 साल का लग रहा था। उसका शरीर एकदम फिट था और उसका चेहरा कठोर था। उसके बाएं गाल पर चाकू का निशान था, जिसने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया। अच्छा, तो तुम हो वो हैंडसम लड़के? जब वो कार से बाहर निकला तो उसने विजय की ओर देखा। उसकी नजरें एक खूंखार भेड़िए की तरह थीं। तुम बहादुर तो लग रहे हो, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहां जो मेरी गर्ल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। विजय की भौहें थोड़ी हिली और उसने अहाना की ओर देखा। अहाना का चेहरा ठंडा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा, राघव बत्रा, बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट्स में रहकर बात करो। मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई संबंध नहीं था। मैंने तुमसे कई बार कहा है, मुझे परेशान करना बंद करो। अहाना ने जो कहा उसे सुनने के बाद विजय समझ गया, यह आदमी उसका पीछा करने वालों में से एक था। राघव बत्रा के माथे पर लकीरें उभर आईं और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा क्रूर दिखने लगा। अहाना, तुम मेरा पहला प्यार हो, तुम इसे कभी क्यों नहीं समझती? तुम्हें इस तरह के छोटे लड़के के प्यार में पड़ना पसंद है और मुझे अपनाना नहीं। मुझे बताओ, भला ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुमने इस जैसे छोटे लड़के को पसंद किया? राघव, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली, अहाना ने जोर से कहा। मैं तुमसे प्यार करके तुम्हारे भले की सोच रहा था, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है। अगर ऐसा है तो मुझे भी प्यार से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, राघव ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। इस लड़के को मार दो। अगर वो मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा। क्या राघव बत्रा विजय को सच में मरवा देगा?